बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 236 किस्सा सुन चुके हैं और अब 237 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। यही कोई 8-10 साल से अल्बर्ट ने बड़ी बेपरवाही से कहा। उसके नुक्ते नज़र से मेरा सवाल खासा गैर अहम था। इतनी तवील मुद्दत के दौरान तो तुम उसके बहुत से राजों से वाकिफ हो गए होगे, मैंने खेज लहजे में कहा और अल्बर्ट चौंक पड़ा। मैं समझ नहीं सका कि तुम कहना क्या चाहते हो। उसने सरसरी अंदाज में कहने की कोशिश की, मगर उसके लिए अपने लहजे का हिजान छुपाना खासा मुश्किल काम था। कुछ नहीं, मैंने बेपरवाही का मुजाहरा किया। ये बताओ कि लकी आवर्ड कहाँ है? ओलिव आवर्ड की बेटी को पूछ रहे हो? वो तो तुम्हारे साथ ही फरार हुई थी। फरार नहीं हुई थी, बल्कि एक साजिश के तहत मुझसे मिल गई थी, मैंने जहरीले लहजे में कहा। लेकिन कुदरत ने मेरी मदद की और वो साजिश मेरे इल्म में आ गई। अब मैं उसे नहीं बख्शूंगा। मैं भला कैसे बता सकता हूँ कि वो कहाँ है? अल्बर्ट बुखला गया। उसे तो तुम्हारे कब्जे में होना चाहिए। बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। तुम लोग मुझे धोखे में डालकर उसे निकाल ले गए हो, लेकिन मैं उसे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें बताना पड़ेगा कि वो है कहाँ। वो हमारे हाथ नहीं लग सकी थी, यकीन करो। जब से ट्रांसमीटर पर राब्ता नहीं हो सका तो हम खुद वहां पहुंचे, मगर वहां वो नहीं थी। मुझे ये चाल अचानक ही सूझी थी और मेरे ख्याल में यही एक तरीका था जिससे ओलिव आवर्ड को शुबे में डाला जा सकता था, क्योंकि उसे शुबे में डालना बहुत जरूरी था। तहजीब उसकी कैद में थी। लकी को पहुंचने वाले किसी नुकसान का इंतकाम लेने के लिए वो तहजीब को निशाना बना सकता था, और तहजीब को उसकी शर से महफूज रखने के लिए जरूरी था कि ओलिव आवर्ड को बावर कराया जाए कि लकी मेरे चुंगल से निकल चुकी है। उसे ये बावर कराने के लिए अल्बर्ट बहुत उम्दा जरिया था। कुछ देर पहले तक मेरे ज़हन में कुछ नहीं था, मगर अब पूरा मंसूबा मेरे ज़हन में वाज़े हो चुका था। मुझे अल्बर्ट से बस लकी के बारे में ही पूछगछ करनी थी। ना सिर्फ पूछगछ करनी, बल्कि लकी के बारे में मालूम करने के लिए उस पर तशद्दुद भी करना था और उसके बाद उसे किसी तरह फरार करा देना था, ताकि वो ओलिव आवर्ड को जाकर यकीन दिलाए कि लकी मेरे कब्जे में नहीं। अल्बर्ट से लकी के बारे में पूछगछ करने पर पीटर खासा हैरान नजर आ रहा था। ये बात उसके इल्म में थी कि लकी मेरे हाथों हलाक हो चुकी है। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसके बारे में अल्बर्ट से यानी सवाल क्यों कर रहा हूँ। अगर ये बात कुछ देर कबल मुझे सूझ गई होती तो मैं उसे पहले ही सब कुछ बताकर मुतमईन कर चुका होता, मगर चूंकि ये सब कुछ अचानक ही हुआ था, इसलिए मुझे पीटर को कुछ बताने का मौका ही नहीं मिल सका था। और मैं खुद भी ऐसी सूरत हाल में फंस गया था कि मेरे लिए अपने इस फौरी मंसूबे को मुअख्खर करना मुमकिन नहीं था। यह गनीमत ही हुआ कि पीटर ने कोई सवाल नहीं किया और अपनी जबान बंद ही रखी, वरना सब कुछ तबाह हो जाता। मैं बहुत नर्म मिजाज हूँ अल्बर्ट, मैंने कहा। मुझे लकी के बारे में बताकर तुम फायदे में रहोगे, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें किस तरह यकीन दिलाऊं। अगर मुझे इल्म होता कि वो कहाँ है तो तुम्हें जरूर बता देता। मैं बहुत संग दिल भी हूँ अल्बर्ट, मैंने सुनी अनसुनी करते हुए कहा। तुम यूं नहीं मानोगे तो तुम पर बदतरीन तशद्दुद करते हुए मैं भी नहीं झिझकूंगा। तुम मुझसे ऐसी बात पूछ रहे हो जो मेरे इल्म में नहीं है, तो मैं उसका जवाब कैसे दूंगा? और मेरा उसूल ये भी है कि आदमी को गौर करने के लिए वक्त मिलना चाहिए। मैं अपना ये उसूल तोड़ूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें मैं मजीद मोहलत नहीं दे सकता, इसलिए कि मैं लकी तक पहुंचने के लिए सख्त बेताब हूँ। उसके इल्म में बाद ऐसी बातें आ गई हैं जो नहीं आनी चाहिए थी। उसका जिंदा रहना खुद मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, समझ रहे हो ना तुम? इसलिए मैं तुम्हें गौर करने के लिए सिर्फ इतना वक्त दे रहा हूँ कि तुम नहा धो के ताज़ा दम हो जाओ, उसके बाद नाश्ता कर लो। इसी दौरान अगर मेरी पेशकश कबूल करते हुए तुम लकी के बारे में मुझे मालूमात फराहम कर दो तो यकीन रखो कि तुम एक दानिशमंदाना कदम उठाओगे। तुम अगर मेरी बात सुन क्यों नहीं रहते? मैं भी तो तुमसे कुछ कह रहा हूँ, अल्बर्ट ने एहतजाजी अंदाज में कहा। जितनी खतरनाक बातें लकी के इल्म में आ चुकी हैं, उसके बाद मेरा कुछ और सुनने का मूड ही नहीं है। फाड़ में गई लकी। अल्बर्ट अचानक ही उछल कर खड़ा हो गया। कमरे में मौजूद दोनों मुसल्ला अफराद की उंगलियां अपने हाथों में मौजूद गन्नों के ट्राइगर पर अलर्ट हो गई, मगर मैंने हाथ बुलंद करके उन्हें फायर ना करने का इशारा किया और वो रुक गए, वरना शायद उनमें से कोई एक फायर कर ही बैठता। इस उछल कूद से काम नहीं चलेगा मिस्टर अल्बर्ट, मैंने खड़े होते हुए कहा। मालूम होता है तुम मेरी दी हुई मोहलत से फायदा नहीं उठाना चाहते। ये मेरे साथ सरासर ज्यादती है। मुझसे वो बात पूछी जा रही है जो मेरे इल्म से बाहर है। नाश्ता करने के बाद तुम अगर अपनी इस बात पर कायम रहे तो मेरा जवाब कुछ और होगा, लेकिन अगर तुमने उसी वक्त अपनी बात पर इसरार किया
तो मैं इसी वक्त तुम पर तशद्दुद कराने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। अल्बर्ट पर क़यामत गुजर रही थी। मुझे अंदाजा था कि वो अच्छा खासा तशद्दुद झेल सकता है। उसकी जबान खुलवाना कोई आसान काम ना होता, लेकिन उस पर एक ऐसी बात के लिए तशद्दुद शुरू होने वाला था जो उसके इल्म में ही नहीं थी। किसी भी शख्स के लिए ये बात इंतहाई तकलीफ का बायस होती है कि उस पर किसी ऐसी बात के लिए तशद्दुद किया जाए जो उसके इल्म में ना हो, जिसका वो जिम्मेदार ना हो। अल्बर्ट भी ऐसी सूरत हाल से दो चार था। उसे यकीन हो चुका था कि मैं उसे हरगिज़ नहीं बख्शूंगा। ये भी अंदाजा हो गया था कि अब अगर उसने कुछ कहने की कोशिश की तो जो थोड़ी बहुत मोहलत मिली है उसे भी गंवा बैठेगा। चंद लम्हों तक अल्बर्ट मुझे घूरता रहा। वो किसी फैसले पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार उसने मोहलत से फायदा उठाने का फैसला किया और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। ये तुम किस चक्कर में पड़ गए? बाथरूम का दरवाजा बंद होते ही पीटर ने मुझसे पूछा। आवाज उसने धीमी रखी थी ताकि अल्बर्ट तक ना पहुंच सके। चक्कर को छोड़ो और नाश्ते का बंदोबस्त करो। मुझे भी मैदा कुछ खाली खाली महसूस हो रहा है। मालूम नहीं तुम किस किस्म के आदमी हो। पीटर बुड़बुड़ाता हुआ उठ खड़ा हुआ। आओ हम नाश्ता कर लें। बगैर मेहमान के? मैंने हैरत से कहा। अरे तो क्या उसे अपने साथ मेज की कुर्सी पर बिठाएंगे? पीटर ने झुंझला कर कहा। उसका नाश्ता यहीं आ जाएगा। चलो यूं ही सही, मैंने सर हिलाकर कहा और पीटर के साथ कमरे से बाहर निकल आया। नाश्ते की मेज पर सिल्विया भी मौजूद थी। उसे देखकर मुझे खासी हैरत हुई। मेरे ख्याल के मुताबिक तो उसे महवे ख्वाब होना चाहिए था। तुम्हें चाहिए था कि अगर कहीं जा रहे थे तो मुझे भी साथ लेकर जाते, उसने शिकायती लहजे में कहा। लेकिन मैं इस ख्याल से छोड़ गया था कि तुम्हारी नींद में खलल ना पड़े, क्योंकि तुम बहुत देर से सोई थी। नींद में खलल पड़ने की क्या हकीकत है? जिंदगी में खलल पड़ने से तो बहरहाल बेहतर है। वो तो मेरी जिंदगी में पड़ने वाला था, मैंने कहा और सिल्विया को मुख्तसरन हालात से आगाह कर दिया। उसकी आंखें हैरत से फैल गई थीं। ये तुरफा तमाशा भी सुनो कि अब ये अल्बर्ट से लकी आवर्ड के बारे में दरियाफ्त फरमा रहे हैं, पीटर ने जले भुने लहजे में कहा। वो तो अब अपने अंजाम को पहुंच चुकी है। सिल्विया हैरत से बोली। अब उसके बारे में क्या पूछगछ कर रहे हो? उन्हें ये तासर देने के लिए कि लकी मेरे हाथों से भी निकल गई है, ये पूछगछ जरूरी है, मैंने कहा। अल्बर्ट को ये तासर देकर तुम क्या फायदा उठा सकते हो? बात तो जब होती कि तुम ओलिव हावर्ड को ये तासर देते, पीटर बोला। पहला मरहला तो अल्बर्ट को यकीन दिलाने का है। अगर उसे यकीन ना दिलाया जा सका तब वो ओलिव हावर्ड को क्या खाक यकीन दिला सकेगा? क्या तुम भूल गए कि एंड्रियो के बदले अल्बर्ट को कत्ल करना लाजमी है? पीटर ने जोर देकर कहा। मैं क्यों भूलूंगा? ओलिव हावर्ड को ये धमकी देने वाला मैं खुद ही तो था। तुम्हारी बातों में तजाद नहीं है, पीटर ने कहा। एक तरफ तो तुम उसके जरिए ओलिव हावर्ड को गलतफहमी में मुब्तला करना चाहते हो और दूसरी तरफ ये भी मानते हो कि उसे कत्ल करना भी जरूरी है। बदले हुए हालात के तहत स्कीम भी तब्दील हो गई है। अब हम उसे कत्ल नहीं करेंगे। अगर हमने उसे छोड़ दिया तो क्या ओलिव हावर्ड मशकूक नहीं हो जाएगा? पीटर बोला। या तो वो इतना ही बोला है कि सामने की बात भी उसकी समझ में ना आ सके। नहीं, ओलिव हावर्ड बहुत चालाक आदमी है, मगर हम अल्बर्ट को रिहा क्यों करेंगे? हम तो उस पर तशद्दुद करेंगे। ये और बात है कि वो हमारी कैद से फरार हो जाए। कैद से फरार हो जाए? पीटर ने हैरानी से कहा। हम उसे इतना मौका ही क्यों देंगे कि वो हमारी कैद से फरार हो? मौका तो फराहम करना पड़ेगा, मैंने मुस्कुरा कर कहा। इसके बगैर तो बात बन ही नहीं सकती। तुम ठीक कह रहे हो, सिल्विया ने तायद की। मैं तुम्हारी बात पूरी तरह समझ गई हूँ। समझ तो मैं भी रहा हूँ, पीटर ने झुंझलाए हुए लहजे में कहा। लेकिन मुझे इसका अफसोस बहुत होगा। अल्बर्ट की हैसियत कुछ नहीं है। इसे मारकर हमें कोई फायदा नहीं हो सकता, जबकि इस तरह हम फायदा उठा सकते हैं। इसे तो हम फरार कराएंगे और ओलिव हावर्ड हमें इतना कमजोर समझ लेगा कि हम एक शख्स को कैद भी नहीं रख सकते। लेकिन उसकी ये गलतफहमी भी हमारे काम ही आएगी। दुश्मन जितना ज्यादा गलतफहमी में मुब्तला रहे उतना ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, जैसा मुनासिब समझो करो, पीटर ने कहा, मगर उसके लहजे से बेजारी टिपक रही थी। क्या तुम इसे फरार कराने के लिए कोई खास मंसूबा बनाओगे? सिल्विया ने पूछा। अगर वो इतना नाअहल है कि खुद से फरार नहीं हो सकता तो मजबूरन कोई ना कोई मंसूबा तो बनाना ही पड़ेगा। क्या मतलब? पीटर मेरी बात सुनकर चौंक पड़ा। वो तनाव और निहत्ता है। ये ज्यादती है कि तुमने उस पर 2 मुसल्लह अफराद मुसल्लत कर रखे हैं। उनमें से एक को तो हटा दो। ये बहुत खतरनाक होगा, पीटर बोला। एक आदमी की तवज्जो किसी वक्त भी उसकी तरफ से हट सकती है और मैं भी तो यही चाहता हूँ कि वो अपनी कोशिश से फरार होगा तो ड्रामे में जान पड़ जाएगी। तो मैं यूं करता हूँ कि दूसरे आदमी को कमरे के बाहर मुतय्यन कर देता हूँ। हरगिज़ नहीं। इस तरह तो उसके फरार का बिल्कुल रास्ता मसदूद हो जाएगा। सोच लो एलन, एक आदमी पर भी काबू पाना उसके लिए आसान नहीं होगा।
खास तौर पर इस सूरत में कि वो शख्स मुसल्ला भी होगा। मैं तुझे सिर्फ एक मौका फराहम करना चाह रहा हूँ। अगर वो इस मौके से फायदा उठा सका तो ठीक है, वरना कुछ और ही सोचेंगे। ये भी हो जाएगा, पीटर ने कहा। लेकिन अगर मेरे आदमी पर काबू पाने के चक्कर में खुद उसे कोई नुकसान पहुंच गया तो कौन जिम्मेदार होगा? ये सब कुछ सोचना तुम्हारा काम नहीं। तुम तो बस वो करो जो मैंने तुमसे कहा है। अपने आदमियों को खास तौर पर मुतात रहने की हदायत भी मत करना। इमारत में अगर किसी किस्म के हिफाजती इंतजामात हैं तो वक्ती तौर पर उन्हें भी खत्म करा दो। मैं ये सब कुछ कर लूंगा, लेकिन अगर फरार होते वक्त एल्बर्ट किसी की नजरों में आ गया तो उसे रोकने की कोशिश जरूर की जाएगी। ये तमाम बातें इस मारूजे के तहत ही हो रही हैं कि एल्बर्ट की फरार होने की कोशिश कामयाब हो जाएगी। फर्ज करो कि वो किसी तरह तुम्हारे आदमी पर काबू पा लेता है और फरार होने में कामयाब हो जाता है और इसी इस्ना में किसी और की नजर उस पर पड़ जाती है तो उसे रोकने की नाकाम कोशिश जरूर करेगा। उस पर फायरिंग भी करेगा, मगर इस तरह कि उसे जरा बराबर भी गजीन ना पहुंचे और वो फरार भी हो जाए। पीटर अपने आदमी को हिदायत देने चला गया और सिल्विया कॉफी का कप मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, तुमने तहजीब को बचाने के लिए बहुत उम्दा तरकीब सोची है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ओली बाबर इस बात पर यकीन कर लेगा? यकीन नहीं करेगा तब भी उलझन में तो जरूर पड़ जाएगा और मैं यही चाहता हूँ कि वो वक्ती तौर पर उलझकर तहजीब के खिलाफ कोई खतरनाक कदम न उठाने पाए। क्या वो इस इम्कान पर गौर नहीं कर सकता कि तुमने उसे गलत राह पर डालने के लिए ये हरकत की है? लेकिन ऐसी बहुत सी बातें मौजूद हैं जो उसके इस शुबे को यकीन की हद तक नहीं पहुंचने देंगी। मुझे भी तो बताओ, ऐसी कौन सी बातें हैं? सिल्विया ने तजस्सुस भरे लहजे में पूछा। मिसाल के तौर पर यह बात कि मैंने अल्बर्ट से कोई और बात नहीं पूछी, उससे मेरी इज़्तिरारी कैफियत, वरना अल्बर्ट जैसे अंदर के आदमी से बहुत सी काम की बातें मालूम की जा सकती थी। इसके अलावा और कोई दलील? मेरा यह कहना कि लकी के इल्म में कुछ खतरनाक बातें आ गई हैं। ओली बाबर इससे यही नतीजा अखज़ करेगा कि लकी को डी फोस्टर के फार्मूलों के बारे में कुछ मालूम हो गया होगा। इस वक्त उन लोगों के नजदीक यही एक मामला सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है। वो ये नहीं सोचेगा कि अगर लकी को उसके बारे में कुछ मालूम होता तो सबसे पहले उससे राब्ता कायम करती। असूली तौर पर तो यही होना चाहिए, लेकिन ओली बाबर यहूदी है। वो अच्छी तरह जानता है कि यहूदी किस कदर लालची होते हैं। लिहाजा वो ये नतीजा भी अखज़ कर सकता है कि फार्मूलों के बारे में कुछ मालूमात हासिल होते ही लकी अपने तौर पर जुस्तजू में लग गई होगी। इसकी भी दो सूरतें हैं। एक तो ये कि वो खुद ही फार्मूले हासिल करके उनकी सौदेबाजी करने के चक्कर में पड़ जाए, और दूसरी ये कि वो फार्मूले हासिल करके उन्हें ओली बाबर तक पहुंचाना चाहती हो। दोनों में से ओली बाबर जो नतीजा भी अखज़ करे उसे उलझाने के लिए बहुत होगा। वाकई तुम बहुत दूर तक सोचते हो। अब मुझे यकीन हो गया कि ओली बाबर जरूर उलझ जाएगा। किसी भी मामले को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए उसके हर पहलू का जायजा लेना पड़ता है। उसके बगैर कामयाबी का उसूल मुमकिन नहीं हो सकता। मैंने अपने आदमियों को हदायत दे दी है, पीटर ने ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए कहा, और अब मैं सोना चाहता हूँ। तमाम रात जागता रहा हूँ। मैंने महज सर हिलाने पर इक्तफा किया और पीटर सोने के लिए चला गया। अब तुम भी सो जाओ अली, सिल्विया ने कहा। तुम भी तो सारी रात जागते रहे हो। मैंने तो 1.5-2 घंटे की नींद ले ली थी, इसलिए अब मजीद सोने की जरूरत महसूस नहीं हो रही। 1.5-2 घंटे में कहीं नींद पूरी होती है? नींद तो पूरी नहीं होती, अलबत्ता जरूरत जरूर पूरी हो जाती है, मैंने कहा। इसके अलावा मुझे अभी कुछ काम भी करने हैं। फिर भी तुम्हें थोड़ी देर तो आराम कर लेना चाहिए। चलो ख्वाबगाह में चलो। सिल्विया जबरदस्ती मुझे बेडरूम में ले गई। नींद भी ना आए तो कुछ देर यूं ही लेटे रहो, उसने कहा और वापस पलट गई। मेरे साथ जबरदस्ती करके तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा। मैं यहाँ रुक के क्या करूंगी? सिल्विया ने पलट कर कहा। ख्वामुखा तुम्हारे आराम में खलल पड़ेगा। तुम यहीं रुको। तुम्हारे इसरार पर मैं लेट तो गया हूँ, मगर मुझे नींद नहीं आएगी। ज़हन पर बहुत से काम सवार है। सिल्विया बैठ गई। यही बहुत है कि मेरे कहने से तुम लेट गए, वरना मैं तुम्हारा क्या कर लेती। मैंने उसे जवाब दिए बगैर बेड साइड टेबल पर रखा हुआ फोन अपनी तरफ खिसकाया और बुढ़ के होटल के नंबर डायल करने लगा। राब्ता मिलने पर मैंने बुढ़ को पता समझाते हुए अपने पास आने की हिदायत दी और फोन बंद कर दिया। सिल्विया खामोशी से मुझे देखे जा रही थी। तुम कह रहे थे कि तुम्हें बहुत से काम करने हैं, दफातन, उसने कहा, जबकि मेरे ख्याल में फिल वक्त तुम्हें कोई काम नहीं है। मेरे नजदीक सबसे अहम काम यह है कि मुझे शाम के कौंसलेट से मिलना है। तुमने बताया तो था, लेकिन ये बात मेरे ज़हन से निकल गई थी, सिल्विया ने कहा। लेकिन क्या जरूरी है कि तुम्हें कुछ कारामद बातें मालूम हो ही जाएं? मुझे यकीन है कि शामी कौंसलेट से मेरी मुलाकात बेहद कार आमद साबित होगी। इसके अलावा तुम्हें एक अहम काम और भी तो करना है, सिल्विया ने कहा। वो क्या?
मैंने चौंक कर पूछा। अल्बर्ट पर तशद्दुद। सिल्विया मुस्कुराई। हाँ, मैंने एक तवील सांस ली। ये काम अहम भी है और नागवार भी, ताम मजबूरन करना ही पड़ेगा। इस काम की अहमियत तो समझ में आती है, मगर इसमें नागवारी का पहलू कहाँ से निकल आया? गलत काम करते वक्त नागवारी का एहसास होना लाजमी अमर है। पीटर पर तशद्दुद असूली तौर पर गलत होगा, इसलिए कि मुझे मालूम है कि जिस बात के लिए उस पर तशद्दुद होगा वो इससे बेखबर है। हाँ, अगर इस पर कोई ऐसी बात मालूम करने के लिए तशद्दुद किया जाता जो उससे मुतल्लक होती या उसके बारे में शुबा भी होता कि वो उससे बाखबर होगा, तब तो दुरुस्त था। लेकिन मौजूदा सूरत में मैं अपने नागवारी के एहसास को दबा नहीं सकता। तुम अजीब ही आदमी हो। ये बातें उस शख्स के लिए कर रहे हो जो जराइम पेशा है और किसी भी किस्म की रियायत का मुस्तहिक नहीं है। उसको तो अगर बिला वजह भी इज़ा पहुंचाई जाए तो दुरुस्त है। ये तुम्हारा नुक्ता नजर है और मैं इससे इख्तलाफ भी नहीं करूंगा, लेकिन उसके बावजूद मेरा यही ख्याल है कि उसके साथ ज्यादती होगी। बाद मौकों पर इखलाकियात बुरी लगने लगती है। सिल्विया ने चिढ़ कर कहा, इखलाकियात के उसूल मुसल्लमा है, इनसे इनराफ तो नहीं किया जा सकता, मगर इन्हें तब्दील नहीं किया जा सकता। इखलाकियात के किसी भी उसूल की खिलाफ वर्दी करते हुए इखलाकियात को बुरा भला कहना ज़हनी कमजोरी की अलामत है। तुम बहस बहुत करते हो और सारा जोर इस बात पर सर्फ कर देते हो कि जो कुछ तुम कह रहे हो उसे दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए। मैं तुम्हें मजबूर तो नहीं कर रहा कि मेरी बात मान ही लो, मैं तुम्हें अपना नजरिया बयान कर रहा था। नजरियाती गुफ्तगू छोड़ो और अमली बातें करो। तुमने अभी तक मुझसे कोई काम नहीं लिया। तुम देख ही रही हो कि वाकयात कितनी तेजी से पेश आ रहे हैं। मुझे खुद तो कुछ करने का मौका ही नहीं मिल रहा, लेकिन जो काम तुम अल्बर्ट से लेना चाह रहे हो उसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वो किस तरह? मैंने चौंक कर पूछा। शायद तुम्हारे ज़हन से ये बात निकल गई कि मेरे पास ट्रांसमीटर मौजूद है। मैं उन्हें ये इत्तला फराहम कर सकती हूँ कि लकी तुम्हारे हाथ से निकल गई है और तुम जिल्लाट का शिकार हो रहे हो। नहीं, अभी ये मुनासिब नहीं होगा। मैंने नभी में सर हिलाया। इस तरह वो तुम पर शुबा कर सकता है कि कहीं तुम मुझसे मिल ना गई हो। लेकिन अंकल राबील ये बात हरगिज़ तस्लीम नहीं करेंगे कि मैं उनके खिलाफ कोई कदम उठा सकती हूँ। हमारा वास्ता हारून राबील से नहीं बल्कि ओली बावर्ड से है और हमें उसकी तरफ से मोहतात रहना है। लेकिन उसका ज़हन साफ करने के लिए मैं अल्बर्ट का हवाला दूंगी और कहूंगी कि मैं उसे फरार कराने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उर्फ़े आम में इसे जल्दबाजी कहा जाएगा। मैं मुस्कुरा कर बोला, तुम ये काम करोगी मगर बाद में, इस वक्त जब अल्बर्ट यहाँ से फरार होकर ओली बावर्ड तक पहुँच चुका होगा। लेकिन मैं ये बात पहले करूँ या बाद में, बात तो एक ही है। मेरे ख्याल में तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत फर्क पड़ता है। तुम मेरे साथ हो। ओली बावर्ड तुम्हारी तरफ से बिल्कुल बेखबर है। अगर ये इतला तुम्हारे जरिए उस तक पहुंची तो वो मशकूक हो जाएगा, लेकिन बाद में जब अल्बर्ट उसे ये इतला फराहम करेगा कि तुम लकी के बारे में मालूमात हासिल कर रहे थे तो उसे यकीन आ ही जाएगा। अल्बर्ट का उस तक पहुंचना ही यकीनी नहीं है। मैंने कहा, बाकी तमाम बातें तो खुद ही गैर यकीनी हो जाती हैं। लेकिन तुम खुद ही तो उसे फरार कराने की बातें कर रहे थे और अब उसे गैर यकीनी करार दे रहे हो। सब कुछ हालात पर मुनसर है। मुमकिन है वो फरार ना होने पाए। फरार होने की कोशिश में किसी की गोली का निशाना बन जाए तो तुम्हारी पोजीशन बिला वजह ही खराब हो जाएगी। ओह, मुझे मालूम नहीं था कि इस किस्म के भी कुछ इम्कानात मौजूद हैं। सिल्विया ने कहा, चलो कोई बात नहीं, अब फर्ज किया लेते हैं कि अल्बर्ट कामयाबी से फरार होकर ओली बावर्ड तक पहुंच गया है, तब तो मसला ही खत्म हो जाएगा। मेरी दी हुई इतला की तस्दीक अल्बर्ट के जरिए होने पर ओली बावर्ड को फौरन यकीन आ जाएगा। उसके बरक्स चूंकि तुम्हारी तरफ से ये इतला मिलने पर वो पहले से मशकूक होगा, इसलिए अल्बर्ट का बयान भी उसके लिए इतना असर अंगेज नहीं होगा। वो उसकी बातों को भी शुबे की नज़र से देखेगा। माफ़ करना अली, तुम्हारी ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। बहुत आसान सी बात है। मैंने कहा, मशकूक ज़हन को मुतमईन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये बात तो समझ में आ रही है। सिल्विया बोली, पहले तुम अगर उसे इतला दोगी तो वो सबसे पहले यही सोचेगा कि शायद मैंने ज़बरदस्ती तुमसे कॉल करवाई है, जबकि यही इतला अल्बर्ट के जरिए उसे मिलेगी तो मुमकिन है फिर भी उसे शुबा हो, मगर इस हद तक नहीं होगा कि उसके बयान को ही गलत समझे। बाद में जब तुम अल्बर्ट की बात की तस्दीक करोगी तो उसका रहा सा शुबा भी ज़ायल हो जाएगा। उसे यकीन हो जाएगा कि लकी वाकई मेरे कब्जे में नहीं है। तुम उसे बताओगी कि लकी के निकल जाने से मैं पहले ही बहुत परेशान था और अब अल्बर्ट के फरार होने से मेरे इज़्तिराब में और भी इजाफा हो गया है। अब तुम्हारी बात मेरी समझ में आई। सिल्विया ने एक तवील सांस लेकर कहा, ठीक है, पहले अल्बर्ट निकल जाए फिर बाद में मैं कॉल करूंगी। जरा ही देर बाद एक मुलाजिम ने आकर बूढ़ के आने की खबर दी और मैंने उसे ख्वाबगाही में बुलवा लिया।
तुम बड़े बेमुरव्वत हो चीफ, बूढ़ ने ख्वाबगाह में दाखिल होते हुए मुझसे कहा। आखिर कितनी तेजी से ठिकाने तब्दील करते हो। हालात ही ऐसे आ रहे हैं कि चंद घंटों से ज्यादा एक जगह टिकना नसीब ही नहीं हो रहा। लेकिन मैं तुम्हारी मुस्तकिल मिजाजी का कायल हो गया हूँ चीफ, बूढ़ ने मैंने खेज नजरों से सिल्विया को देखते हुए कहा। क्या तुम्हारी इस बात का ताल्लुक मेरी जात से है? बूढ़ उसके बराह रास्त सवाल पर गड़बड़ा गया। हालांकि सिल्विया के लहजे में नागवारी का तासर नहीं था। तो फिर तुमने ये बात कहते हुए मेरी तरफ क्यों देखा था? सिल्विया ने कहा। कुछ नहीं, वो तो मैं चीफ की तारीफ कर रहा था, बूढ़ ने बदस्तूर बुखलाए हुए अंदाज में कहा। नजर इत्तफाकन ही आपकी तरफ उठ गई होगी। तुम्हारे ज़हन में अगर किसी किस्म की खलश है तो इसे दूर करने के लिए साफ अल्फाज इस्तेमाल भी कर सकते हो। तोबा तोबा, बूढ़ ने कानों को हाथ लगाए। आपको यकीनन किसी किस्म की गलतफहमी हो गई है। मेरे ज़हन में भला कौन सी खलश हो सकती है? हैरत है, सिल्विया बुड़बुड़ाई, फिर मेरी तरफ देखकर बोली। रात भी मिस्टर बूढ़ ने इसी किस्म की गुफ्तगू की थी। तुम्हारी और इनकी फितरत में किस कदर तजाद है, मालूम नहीं तुम इन्हें किस तरह बर्दाश्त करते होगे। मैंने बूढ़ को बैठने का इशारा किया और सिल्विया से बोला। बूढ़ को मजाक पैदा करने की आदत है, इस चक्कर में बाज़ औक़ात गड़बड़ हो जाती है। चीफ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बूढ़ ने जल्दी से कहा। लोग मेरी बातों से गलत मतलब अखज़ कर लेते हैं। दूसरों के बारे में बात करते वक्त मोहतात रहना चाहिए बूढ़, मैंने सिरजंश की। हालांकि मैं अच्छी तरह जानता था कि बूढ़ पर इसका कोई असर नहीं होगा। आइंदा ख्याल रखूंगा चीफ, बूढ़ ने बड़ी सादतमंदी से कहा। लेकिन तुम कहाँ गायब हो गए थे चीफ? मैंने उसे रात से अब तक की कथा सुना दी और अब मैं चाहता हूँ कि ओली बावड़ की निगरानी भी खत्म कर दी जाए। सोच लो चीफ, मैडम उसकी कैद में है। उसकी निगरानी करके हम कम अज कम मैडम के बारे में तो बाखबर रहेंगे। उसे पहले ही अपने ताकुब का शुबा हो चुका है। इस वक्त वो बहुत मोहतात हो रहा होगा और मैं उसे मजीद किसी शुबे का मौका नहीं देना चाहता। लेकिन जिस तरीकेकार के तहत उसकी निगरानी हो रही है वो तो 100% महफूज है, बूढ़ ने कहा। ताकुब का सिलसिला तो तुम्हारी हदायत पर पहले ही तरक कर दिया गया था, लिहाजा अब कोई खतरा नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि तुमने क्या तरीकाकार इख्तियार कर रखा है और वो किस हद तक महफूज है या गैर महफूज है। उस इमारत से कोई 1.5 मील के फासले पर एक और इमारत है जिसकी मालिक एक बेवा औरत है। उसने उस इमारत के मुख्तलिफ कमरे किराए पर दे रखे हैं, जिनमें से बेशतर खाली पड़े रहते हैं। मुझे एक ऐसा कमरा मिल गया जिसकी खिड़की ओली बावड़ की इमारत की तरफ खुलती है और मैंने उसे किराए पर हासिल कर लिया। वहां से चूंकि उस इमारत पर नजर रखना आसान है, इसलिए खराबी तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन 1.5 मील के फासले से भला किस तरह निगरानी की जा सकती है? सिल्विया ने मुतैराना लहजे में कहा। दरमियान में कोई ऐसी आड़ नहीं जो नजर की राह में मुदाहम हो सके, इसलिए क्या मसला हो सकता है? फिर भी इतने फासले तक बगैर दूरबीन के देखना तो मुमकिन ही नहीं है, सिल्विया ने कहा। और ये बहुत मुश्किल काम है कि कोई हर वक्त आंखों से दूरबीन लगाए बैठा रहे। टीवी कैमरा आखिर किस दिन के लिए इजाद हुआ था? बूढ़ ने बरजस्ता कहा। तो तुमने वहाँ टीवी कैमरा नस्ब कर रखा है? मैंने तशवीश से कहा और बहुत मुतमईन हो कि किसी को शुबा नहीं हो सकता। सिर्फ टीवी कैमरा कहाँ चीफ, बूढ़ बड़े इत्मीनान से बोला। मॉनिटर भी तो है। तुम तो बिल्कुल ही मरवा देने वाली हरकतें करते हो बूढ़। क्या मकान मालिका को ये सब बातें पुरस्रार नहीं मालूम होती होंगी? जबकि तुम पहले बता चुके हो कि अली ग्रुप के अरकान शिफ्टों में निगरानी का काम कर रहे हैं। ऐसा ना कहो चीफ, मुझे होल होने लगती है। वैसे वो बड़ी अजीबो गरीब औरत है, गरीब और जरूरतमंद। उसे क्या पड़ी है कि माकूल किराया मिलने के बावजूद फजूल बातों में अपना मगज पिची करती फिरे। उसे क्या पड़ी है कि माकूल किराया मिलने के बावजूद फजूल बातों में अपना मगज पिची करती फिरे। तुम बहुत मरदूद हो बूढ़, अपनी गलती तस्लीम करने की बजाय बेसरोपा दलीलें देना शुरू कर देते हो। तो क्या मैं उसे बता दूं कि मैं एक बहुत बड़ी फर्म का मालिक नहीं हूं जो प्राइवेट तौर पर टीवी प्रोग्राम तैयार करके फरोख्त करती है? इस बेहुदा गुफ्तगू का मतलब क्या है? मैंने बूढ़ को घूरते हुए पूछा। ये भी बताना पड़ेगा कि मुस्तकबिल करीब में मेरा कोई प्रोग्राम तैयार करने का इरादा नहीं, बल्कि मैं तो दरअसल ओली बावड़ की निगरानी के लिए ये दर्द सरी मोल रहा हूँ। ये सारी बातें तुम सीधी तरह नहीं कर सकते थे, मैंने दांत पीस कर कहा। कमाल है, सिल्विया बोली। मिस्टर बूढ़ ने किस कदर दानत का मुजाहरा किया है और तुम उन्हें दाद भी नहीं दे रहे। सिल्विया की बात सुनकर बूढ़ फूल गया और मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, इन लोगों से खतरा ही लगा रहता है कि किसी रोज अपनी किसी हमाकत से मुझे डबो ही ना दें। लेकिन जितनी दानत का इन्होंने मुजाहरा किया है उसके पेश नजर इनसे कोई ऐसी तवक्को तो नहीं की जा सकती। यही तो मुसीबत है, बूढ़ को कोई समझता ही नहीं, कोई कदर ही नहीं है बूढ़ की। बूढ़ ने एक ठंडी सांस लेकर कहा। अभी चंद ही मिनट कबल तुम मेरे और उसके साथ पर हैरत का इजहार कर चुकी हो, मैंने कहा और सिल्विया जीप गई। वो तो इनकी एक बात पर मैंने इजहार राय किया था, उसने कहा।
मूड की दानत से मुझे भी इनकार नहीं है, लेकिन इसकी हरकतें बाज़ औक़ात नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती हैं। अगर बूढ़ किसी और के लिए इतनी तगदो करता तो वो सारी उम्र बूढ़ का ममनून एहसान रहता। बकवास मत करो, मेरे पास फजूल बातें करने के लिए वक्त नहीं, बहुत से काम करने हैं। तुमने ये नहीं बताया कि ओली बावड़ की निगरानी जारी रहेगी या उसे ख़त्म कर दिया जाए। मेरा ख्याल है अब इसकी ज़रूरत नहीं रही, लेकिन हतमी जवाब मैं तुम्हें शायद शाम तक दे सकूं। उस वक्त तक क्या फ़र्क पड़ जाएगा? मेरा अंदाज़ा है कि ओली बावड़ अब यहाँ नहीं रुकेगा। वो और हारून राबील शाम जाएंगे। मैं शाम के सिफारत खाने से रब्ता कायम करके मालूमात हासिल कर लूँ, उसके बाद इस दिन में कोई फैसला हो सकेगा। मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हें मैडम से ज़्यादा ओली बावड़ और हारून राबील की फिक्र है। बूढ़ ने कहा, तहजीब की अहमियत है, मगर मेरे मिशन के मुकाबले में उसे सानवी हैसियत हासिल है। बुरा ना मानना अली, सिल्विया बोली, लेकिन मैंने महसूस किया है कि तुम ओली बावड़ के साथ बराह रास्त तसादुम से गुरेज कर रहे हो। ये बात तो साफ जाहिर है सिल्विया, लेकिन तुम इसकी वजह से वाकिफ नहीं हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी किस्म का खौफ तुम्हें बराह रास्त इकदाम से बात रखे हुए है? मैं मुस्कुराया। मैं समझ सकता हूँ कि तुम भी पीटर ही की तरह इस बात की ख्वाह हो कि ओली बावड़ जल्द अज जल्द अपने अंजाम को पहुंच जाए, लेकिन मुझे हर कदम उठाने से कबल बहुत कुछ सोचना पड़ता है। ओली बावड़ कोई मामूली आदमी होता तो कब का मेरे हाथों अपने अंजाम को पहुंच चुका होता, मगर मैंने हमेशा उसे इस वजह से ढील दी कि वो किसी न किसी तरह मेरे काम आता रहता है। और अब जबकि मैंने उसे ठिकाने लगाने का तहैया कर लिया है तो उसकी खुशकिस्मती आड़े आ गई। ये मालूम करने से कबल के शाम में उसकी क्या दिलचस्पी है, मैं उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता। लेकिन तुमने पीटर से तो ऐसी कोई बात नहीं की। उसे तो तुम यही तासर देते रहे हो जैसे पहली फुर्सत में तुम ओली बावड़ को ठिकाने लगा दोगे। ये जरूरी है। अगर मैं पीटर को असल बात बता दूं तो वो किसी जल्दबाजी से खेल बिगाड़ भी सकती है। सकता है। इसलिए मसलेतन उसे धोखे में रखना बहुत जरूरी है। क्या किसी शख्स को धोखे में रखना बुरी बात नहीं है? सिल्विया ने कहा। मैंने मसलेतन का लफ्ज भी तो इस्तेमाल किया है, और ये बात भी तय है कि अब मैं ओली बावड़ को ज्यादा अरसे ढील नहीं दूंगा। होना आखिर वही है जो पीटर की ख्वाहिश है। तो फिर मेरे लिए क्या हुक्म है चीफ? बूढ़ ने पूछा। मैं भी शाम के कौंसल जनरल से मिलने जाऊंगा। उससे गुफ्तगू करने के बाद उम्मीद है कि सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो जाएगी। मैं शाम के कौंसल जनरल से मिला जरूर, लेकिन नताइज मेरी तवक्को के बहुत बरक्स निकले। उसके ऑफिस पहुंचकर मैंने मुलाकात के लिए उसे स्लिप भिजवाई, जिस पर मैंने अपना नाम एलन ग्राहम लिखा था और मुलाकात का मकसद मुख्तसर तहरीर किया था। स्लिप भिजवाने के थोड़ी देर बाद उसने मुझे अपने ऑफिस में तलब कर लिया। उसके एतवार से शाइस्तगी टपक रही थी। मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पर तो मैं आपसे वाकिफ नहीं हूँ। ताहम आपके किसी काम आकर मुझे खुशी होगी। उसने मुझे एक कुर्सी पर बिठाने के बाद कहा, दरअसल मैं अमेरिका में फर्जी नाम के तहत मौजूद हूँ और महज राजदारी की गरज से मैंने आपको अपना नाम नहीं बताया। शायद आप मेरे नाम से वाकिफ हों। मेरा नाम अली यार खान है। कौंसल जनरल के चेहरे के तासरात से मुझे अंदाजा करने में दुश्वारी नहीं हुई कि वो मुझसे वाकिफ है। क्या आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है? उसने बेपरवाही से सवाल किया। जी हाँ, मैं वही अली यार खान हूँ और इस वक्त अहम मसले पर आपसे तबादला ख्याल करने की गर्ज से हाजिर हुआ हूँ। कौंसल जनरल मुझे जिन नजरों से देख रहा था उनको मैं कोई मैनी नहीं पहना सका, और उसके बाद का रवैया तो मेरी तवक्को से बहुत बाइद निकला। उसने घंटी बजाकर मुलाजिम को तलब किया और उससे बोला, जरा हैकल जैकल को बुला लाओ, उनकी जरूरत है। लेकिन जो गुफ्तगू मैं करना चाहता हूँ उसके लिए राजदारी बहुत जरूरी है। मैंने कहा, उन दोनों को आ जाने दो। उन्हें ऐसे ही कामों के लिए ज़हमत दी जाती है जिनमें बहुत ज्यादा राजदारी दरकार होती है। उसके अंदाज ने मुझे उलझन में डाल दिया। मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ, मगर मेरी समझ में नहीं आ सका कि गड़बड़ की नोयत क्या है। फिर दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर मैंने पलट कर देखा तो दो कभी अकल मुसल्ला अफराद अंदर दाखिल होते हुए नजर आए। इन्हें ले जाओ, कौंसल जनरल ने मेरी तरफ इशारा करके कहा। फिलहाल ये हमारे मेहमान रहेंगे। मैं बुरी तरह बुखला गया। मुझे उससे इस सलूक की तवक्को हरगिज नहीं थी। ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने एहतजाजी लहजे में कहा। मैं आपके पास एक अहम काम से आया था। जो नाम तुमने इस्तेमाल करने की कोशिश की है उसका आमिल शख्स अरसा हुआ बम के एक हादसे में जाँ बहक हो चुका है। मेरे 14 तबक रोशन हो गए। ये तो मेरे ज़हन में ही था नहीं कि मेरे मरने की खबरें शाया हो चुकी हैं। गो के मैंने बाद में जाहिर होकर बहुत कुछ किया था, मगर ये खबर आम नहीं हो सकी थी। यूं वो मुझ पर शुबा करने में हक बजानिब था। चलो
मुझ पर मुसल्लत अपराध में से एक ने खूनख्वार लहजे में कहा, मेरे साथ जो कुछ भी होगा मैं उसे भुगतने को तैयार हूँ। मैंने खड़े होते हुए कहा, लेकिन तुम्हारी असलियत का इल्म होने के बाद ये फैसला करेंगे कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। मालूम नहीं तुम कौन हो और चाहते क्या हो, कौंसल जनरल ने बहुत खराब लहजे में कहा। और अब बस वक्त तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम खामोशी से चले जाओ। मैं बहुत मसरूफ आदमी हूँ, जो चाहो करो, मैंने पलटते हुए कहा। लेकिन अगर मेरी असलियत जानना चाहते हो तो गोटेल के जनरल टेरेस से तुम्हें मदद मिल जाएगी। उसके बाद असले के जोर पर मुझे एक कमरे में, जिसे कमरे की बजाय स्टोर कहना ज्यादा मुनासिब होगा, कैद कर दिया गया। मेरी ये कैद तन्हाई पूरे दिन पर मुहित थी। किसी ने आकर मेरी हालत तक पूछने की जहमत नहीं की। फिर कोई शाम 6 बजे के करीब उन्हीं दोनों अफराद ने, जिन्हें मैं हैकल और जैकल के खुफिया नाम से जानता था, मुझे इस स्टोर से निकाला और दोबारा उसी कमरे में पहुंचा दिया जहां सुबह जनरल कौंसल से मुलाकात हुई थी। इस बार कौंसल के अलावा एक और शख्स भी मौजूद था। इत्तफाक से सफीर मोहतरम आज ही एक काम के सिलसिले में न्यूयॉर्क आ गए। अब यही तुम्हारे बारे में कोई फैसला करेंगे। शाम के सफीर ने गहरी नजरों से मेरा जायजा लिया।